दोस्तों, आज का जो सेशन है ये सेशन हमारे कंप्लीट यूनिट 1 पे आधारित है। जो यूनिट 1 का नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है ये उस पे आधारित है और इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक सामान्य हम परिचय की बात करेंगे। और इस चैप्टर से, इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सबको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, आपके लेवल के, राइट, आपके लेवल के जितने क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम के लेवल के वो सारे मैं लेकर आया हूँ। उसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और इस सेशन से 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके इस एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, राइट। इसके अलावा जो हमारे करंट इवेंट्स था, यानी कि 2025 में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे मैंने उसको भी इंक्लूड किया है, लास्ट में वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में मछलियों का एक जोड़ा है। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या है? मछलियों का एक जोड़ा है। ये मछलियां किसका प्रतीक है? मछलियों यानी कि ये हमारे एम्बलम की बात कर रहा है, राज्य चिन्ह की बात कर रहा है। तो इस राज्य चिन्ह में देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि इस राज्य चिन्ह को 1938 में अपनाया गया था। अंग्रेजों के जमाने में 1938 में से अपनाया गया था इस राज्य चिन्ह को, राइट। उसके बाद से चेंज ये नहीं हुआ है। इसमें 3 प्रमुख घटक हैं। इस राज्य चिन्ह में क्या है? 3 प्रमुख घटक है। वो पहला क्या है? जो पहला घटक है यह है फिशेस, यह है मछलियां। पहला घटक क्या है? मछलियां। देखिए, ये जो मछलियां हैं, ठीक है, ये मछलियां अवध के मुस्लिम शासकों का ये प्रतीक है। ये क्या है? अवध के मुस्लिम शासकों का प्रतीक है और इसका आंसर भी यही है कि अवध के पूर्व शासक। ठीक है, और इसे आप माही मरातिब भी कहते हैं। ठीक है, इसे माही मरातिब भी कहा जाता है। ठीक है, माही मरातिब। और ये माही मरातिब क्या है? ये माही मरातिब एक सम्मान है जो इन शासकों द्वारा दिया जाता था। इसके अलावा जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है? वो है धनुष बाण। ठीक है, दूसरा है धनुष बाण। ये धनुष बाण किसका प्रतीक है? ये हिंदू शासकों का प्रतीक है, भगवान श्री राम का प्रतीक है ये। ओके, और इसके अलावा इसमें 3 तरंगे हैं। ठीक है, 3 तरंगे इसमें दिखाई गई है। ये 3 तरंगे क्या है? ये गंगा यमुना और सरस्वती के जो संगम है उन संगम को दर्शाती है। ठीक है, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम को दर्शाती है। इस तरीके से हमारा स्टेट का ये एम्बलम यानी कि राज्य प्रतीक, राज्य चिन्ह बनाया गया है। क्लियर है? ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है पलाश। ठीक है, पलाश के ऊपर है। पलाश उत्तर प्रदेश का राज पुष्प है, आपको पता है। ठीक है, इस पुष्प को आमतौर पर किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जंगल की आग यानी कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? आइए समझते हैं। सबसे पहले आप ये नोट करिए कि जो ये पलाश है, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, यानी कि वैज्ञानिक इसका नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये इसका साइंटिफिक नाम है यानी कि वैज्ञानिक नाम है। इसके कुछ और भी नाम है, वो क्या है? आप उन्हें कहते हो टेसु, टेसु भी कहते हो। इसके अलावा इन्हें ढाक भी कहते हो, ढाक, राइट। ओके, अब क्वेश्चन ये बनता है कि कब इसे राजपुष्प इसे घोषित किया गया था? तो 4 जनवरी 2021 को, ठीक है, सॉरी 4 जनवरी 2011 को इसे राजपुष्प घोषित किया गया था। ठीक है, और इससे पहले जो यूपी का राज्य पुष्प था वो था ब्रह्मकमल। इसके पहले ब्रह्मकमल हुआ करता था, जो कि अब उत्तराखंड का राजपुष्प बन गया है, राइट। ये उत्तराखंड का राजपुष्प है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसे जंगल की आग ही क्यों कहते हैं? क्योंकि गर्मी में जब इसकी जो नारंगी फूल है, ठीक है, नारंगी लाल फूल, देखिए गर्मी के टाइम पे जब इसके जो नारंगी लाल फूल खिलते हैं तो उसके जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं और दूर से पूरा जो जंगल है वो आग जैसा दहकता हुआ दिखाई देता है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल की आग, राइट। ओके, और अगर कुछ और अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं इस चीज के बारे में, तो जो पलाश के फूल है इनका इस्तेमाल क्या होता है? एक पारंपरिक तौर पर होली के रंग बनाने में किया जाता है। पारंपरिक तौर पर जो होली का रंग बनता है वो पलाश के फूल से भी बनता है। क्लियर है? ये रहा इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इस, उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी?
तो उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है। देखिए इस यूनिट से आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी मत करिए, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको आते भी रहे होंगे, ठीक है। ओके, अगर इसके बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट अगर आप बात समझना चाहें तो क्या है कि ये यूपी के नहीं बल्कि पूरे भारत की ऐसी पहली महिला थी जो राज्यपाल बनी थी, ठीक है। ये पहली महिला राज्यपाल पूरे भारत में थी, भारत की थी ये। इनका जो कार्यकाल था वो था 15 अगस्त से लेकर, ठीक है, 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक। देखिए अगर इजी क्वेश्चन आया तो क्या पूछेगा, महिला राज्यपाल कौन थी, राइट। डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो आपको स्टेटमेंट दे देगा कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था, राइट। ओके, और इसके साथ यह भी इंपॉर्टेंट है कि पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु भी हो गई थी, है ना। ओके, इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि इन्हें नाइट एंगल बोला जाता है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया, नाइट एंगल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत कोकिला, इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। ओके, इसके अलावा इसमें आपको कुछ और ऑप्शन दिख रहे होंगे जैसे कि सुचिता कृपलानी जी, राइट। सुचिता कृपलानी, है ना, ये पहली मुख्यमंत्री थी, ये उत्तर प्रदेश की, ठीक है, और भारत की ऐसी पहली महिला थी जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी, राइट, 1963 में। ओके, इसके अलावा जो सरोजनी नायडू जी थे वो 1925 में कानपुर अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थी, यानी कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए कि फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष किसकी, कांग्रेस की, ठीक है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। ये इतनी चीजें इस एक क्वेश्चन से बन सकते हैं, ये मैंने आपको कवर कराया है। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बताता है कि द ओरिजिनल नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट उन्नाव वॉज, यानी क्या कि उन्नाव का जो ओरिजिनल नाम क्या था। देखिए ये क्वेश्चन इसमें डालने के पीछे रीजन ये है कि उन्नाव हाल ही में बहुत चर्चे में था, ठीक है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने डाला है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, इसका उन्नाव का नाम क्या था, ये था सवाई गोदो, ठीक है। ओके, इसका नाम था सवाई गोदो। इसके बारे में समझते हैं। देखिए लगभग 1200 साल पहले जो गोदो सिंह नाम के एक छत्री थे, ठीक है, इन्होंने जंगलों को साफ करके, इस एरिया के जंगलों को साफ करके इस शहर को बसाया था, इसलिए इसका नाम सवाई गोदो स्टार्टिंग में पड़ा था। बाद में जो अवध के जो रूलर थे, अवध के जो नवाब थे, उन्होंने इसका नाम बदल दिया, राइट, इसका नाम बदल दिया उन्होंने, और ये टूटी फूटी लैंग्वेज में अभी उन्नाव बन गया है। ओके, उन्नाव चंद्रशेखर आजाद की ये कर्मभूमि भी थी और बहुत से जो हमारे साहित्यकार हैं, ठीक है, उनका शहर भी रहा, जैसे कि निराला जी, ठीक है, निराला जी। अब यूपी स्पेशल से यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो निराला जी थे, ठीक है, उनका होम टाउन क्या था, ठीक है, उनका होम डिस्ट्रिक्ट क्या था, ठीक है, उनका ये निराला जी का उन्नाव से संबंध भी है, राइट। ओके, इसके अलावा जो उन्नाव है, उन्नाव में चमड़ा उद्योग काफी पॉपुलर है, ठीक है, जो लेदर इंडस्ट्रीज है उन्नाव की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो उन्नाव फेमस है लेदर इंडस्ट्री की वजह से भी, चमड़ा उद्योग की वजह से। ओके ओके, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, पांचवा प्रश्न। ये क्या है, संयुक्त प्रांत, ठीक है, सॉरी, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उत्तर प्रदेश मतलब कि पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश ये नाम कब पड़ा, ठीक है, इसके पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। इसके बारे में समझते हैं। तो इसका आंसर है वो है 1950, 1950 में, ठीक है। ओके, 1950 में संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, और ये 24 जनवरी 1950 को किया गया था। यही कारण है कि 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, यूपी कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और समझना चाहें इसका इतिहास, तो 1836 में, ठीक है, इसका नाम क्या था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, मतलब उत्तर पश्चिम प्रांत,
यूपी का नाम 1836 में क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1902 में क्या बना? आगरा और अवध का, ठीक है, संयुक्त प्रांत, इसे बोला गया आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक है। उसके बाद 1950 में इसे क्या बोला गया? सॉरी, इसके पहले देखते हैं, ठीक है। इसके पहले 1937 में, ठीक है, ये बन नहीं रहा है, आप इसे 37 समझिए, ठीक है। 1937, ठीक है। इसमें क्या था? इसका नाम सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंस था, केवल संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, इसको शॉर्ट कर दिया गया, ठीक है, जिसका नाम बन गया अभी यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत। और 1950 में जाकर इसका नाम बन गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये जो उत्तर प्रदेश दिवस है, इसकी शुरुआत, मनाने की शुरुआत की गई थी 2018 से। 2018 में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा, ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया था कि अब हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाएंगे 24 जनवरी को ही हर साल। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1950 में राज्य के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जब राज्य का गठन हुआ तो सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने उत्तर प्रदेश के? तो इनका नाम है गोविंद वल्लभ पंत जी, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। इनके बारे में समझते हैं। जो इनका कार्यकाल है वो 26 जनवरी 1950 से 1954 तक चला, ठीक है, 1954 तक चला। इसके अलावा जमींदारी उन्मूलन जो कानून था, ठीक है, जो जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, जमींदारी उन्मूलन कानून, ठीक है, आप इंग्लिश वाले आप इसे नोट कर सकते हैं, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, ठीक है। इस एक्ट में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बना तो ऐसा पूछ सकता है कि जमींदारी उन्मूलन कानून में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का बहुत की अहम भूमिका थी, ठीक है। इस तरीके से डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है। ऑल्सो एक और आप इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करिए। 1957 में गोविंद वल्लभ पंत जी को क्या मिला था? भारत रत्न का सम्मान भी मिला था, भारत रत्न इनको दिया गया था, ठीक है, ओके। ये यूपी के ऐसे पहले सीएम थे जिन्हें ये सम्मान भी मिला हुआ था, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपने 7th क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का राज पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है आप सबको पता है, ये है सारस क्रेन, सारस क्रेन, राइट, ओके। इसके बारे में समझते हैं। जो सारस क्रेन का साइंटिफिक नेम है, यानी कि जो वैज्ञानिक नाम है, क्या है? ग्रूस एंटीगॉन, ग्रूस एंटीगॉन। ये इसका साइंटिफिक नेम है, यानी कि वैज्ञानिक नाम है। इसकी विशेषता क्या है? ये दुनिया का सबसे लंबा ऐसा पक्षी है जो उड़ता है। मतलब क्या कि दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है ये, सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी, ठीक है, जो हमेशा जोड़े में रहता है। हमेशा क्या रहता है? ये पेयर में रहता है, जोड़े में रहता है, ओके। ऑल्सो ये एक संकट में है। संकट मतलब क्या कि ये IUCN की रेड डेटा लिस्ट में है, यानी कि ये वल्नरेबल प्रजाति है, ये है वल्नरेबल, ठीक है। ये वल्नरेबल है मतलब क्या कि IUCN की ये रेड डेटा लिस्ट में है। रेड डेटा लिस्ट क्या होता है? उनका एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो वल्नरेबल प्रजाति होती है, यानी जो संकट में होती है, खतरे में होती हैं, ठीक है, जो विलुप्त होने के कगार पर है, उनको मेंशन किया जाता है। इसके अलावा यूपी में जो सबसे ज्यादा सारस है वो मैनपुरी में, मैनपुरी, इटावा और औरैया के वेटलैंड में पाया जाता है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बना इस टॉपिक से, लाइक मतलब इस सेक्शन से, ठीक है। ये बनेगा कि किन इलाकों में सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं। तो कौन सा है? मैनपुरी, इटावा और औरैया का जो वेटलैंड है, ठीक है, आर्द्र भूमि है, यहां पे ये जो पक्षी है वो सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा गठन कितनी बार किया गया था? ये क्वेश्चन देखते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन ये किया गया है अब तक 18 बार, ठीक है, 18 टाइम्स, यानी क्या कि 18 टाइम्स या 18 बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ है, ठीक है। और ये जो विधानसभा चल रही है 18वीं है, और ये 2022 से 2027 तक चलेगी। और इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है?
सतीश महाना जी। सतीश महाना जी इसके अध्यक्ष हैं। ओके, और यूपी विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? टोटल 403 सीटें हैं, राइट, 403 सीटें हैं। पहले 403 प्लस एक था, यानी कि एक कौन? एंग्लो इंडियन के लिए ये रिजर्व था, बट अब इसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। ओके, और यूपी विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? टोटल 100 सीटें हैं, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट रहा आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं। अगला ताला उद्योग की बात करता है ना। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला है वो? अलीगढ़। उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ जिला है वो ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अलीगढ़ को ताला उद्योग की प्रसिद्धि के लिए इसे ओडीओपी भी दिया गया है, ठीक है। ओडी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, ओडीओपी। अगर ओडीओपी ताला पूछा जाए तो ये है, क्या है? अलीगढ़। ओके, इसके इतिहास की बात करें अगर, तो यहां पर जो ताले बनाए जाते हैं, ताले बनाए जाने का काम हुए मुगलों के समय से हो रहा है, ठीक है। ओके, लेकिन 1870 तक, 1870 तक जो अंग्रेज थे, इसे इंडस्ट्रियल लेवल पर उन्होंने शुरू किया। पहले ये बहुत लोकल लेवल बनाए जाते थे, बट 1870 में क्या हुआ, ठीक है, इसे इंडस्ट्रियल लेवल पर यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर इस चीज को शुरू किया गया, ताला बनाने का काम 1870 से ही। ओके, आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? स्टेट एनिमल आपको बता रहेगा, वो है बारहसिंगा। इजी क्वेश्चन, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है कि बारहसिंगा का साइंटिफिक नेम क्या है? वो क्या है? रुसर्वस ड्यूवासेली, ठीक है। देखिए, आप नाम कैसे याद रखोगे? सिर्फ आर ड्यूवासेली, ठीक है, आर ड्यूवासेली आप याद रख सकते हो। ओके, लोकल लैंग्वेज में इसे गोंड भी कहते हैं हम, है ना, राइट। ओके, और इनका जो निवास स्थान है वो है दलदली इलाकों में ये खासकर रहते हैं। और मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है ये, मुख्य रूप से जो दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क में जो लखीमपुर खीरी में है, ठीक है, ये यहां पाए जाते हैं। ओके, क्लियर है? ये रहा। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का जो उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ओके, जो इसका सही आंसर है, ठीक है, वो है ब्रह्मर्षि देश, वो है ब्रह्मर्षि देश। इसे बहुत सारे उसमें आपको डेटा में आपको मध्य देश भी मिलेगा और ब्रह्मर्षि देश भी मिलेगा, तो आप इसे कह सकते हो दोनों, बोथ ए एंड बी। कैसे समझते हैं? जो ब्रह्मर्षि देश है वो गंगा यमुना का जो दोआब का इलाका है, ठीक है, और कुरुक्षेत्र का आसपास के इलाकों को हम बोलते थे, जिसको आज आप यूपी में ही देखते हो, ठीक है, गंगा जमुना। जो गंगा जमुना का दोआब का इलाका है, ठीक है, उसे ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। ओके, इसके अलावा मध्य देश, हिमालय और विंध्याचल के बीच के जो पूरा हमारा भूभाग था, ठीक है, उसको मध्य देश भी बोला जाता था, जिसमें हमारा यूपी भी शामिल था, राइट। आज जैसा हमारा स्टेट में, राज्य में डिवाइडेड पहले वैसा हुआ नहीं करता था, तो मध्य देश और ब्रह्मर्षि देश दोनों नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो आपको पता है, सारनाथ, ठीक है, अपना पहला उपदेश दिया था। ओके, ये वाराणसी से रिलेटेड, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है, ठीक है। ओके, सारनाथ, और क्योंकि वाराणसी हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्षेत्र है, तो ये क्वेश्चन हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस घटना को आप क्या कहते हो? बेसिकली बुद्ध जी ने जब अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो इस घटना को आप कहते हो धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना, धर्म चक्र प्रवर्तन, राइट, ठीक है। ये उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को पहला उपदेश दिया हुआ था, राइट। ओके,
इसके साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो ये हमारा सारनाथ है, सारनाथ को प्राचीन काल में ऋषि पत्तन, ठीक है, ऋषि पत्तन और मृगदाव कहा जाता था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऋषि पत्तन। ठीक है, ऋषि पत्तन और मृगदाव, है ना, मृगदाव, मृगदाव मतलब कि हिरणों का जंगल, ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। और इसके अलावा अगर आप इसमें और हम डिटेल में समझे तो सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, तो वो श्रावस्ती में दिया था, ठीक है, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने दिया हुआ था बुद्ध जी ने। इसके अलावा उनको महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई, वो है कुशीनगर। तो यूपी पॉइंट ऑफ व्यू ये तीनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को छूता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ओके। इसका जो सही आंसर है वो है, आपको पता है, वो है सोनभद्र, ओके। और ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों को छूता है, राइट। वो हम देखें तो कौन कौन सा, पहला क्या है, मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, और चौथा बिहार। ये 4 जिले हैं, ठीक है, जिसको सोनभद्र छूता है। और सोनभद्र का उपनाम क्या है, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि वहां पे पावर प्लांट बहुत ज्यादा है। सोनभद्र को आप क्या कहते हो, एनर्जी कैपिटल, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, यानी कि वहां पे पावर प्लांट्स काफी ज्यादा है इसी कारण से। अगला जो क्वेश्चन है वो है नोएडा। नोएडा फॉल्स अंडर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए ये बहुत बेसिक चीजें हैं, नोएडा को आप लोग डिस्ट्रिक्ट मान लेते हो, ये जिला नहीं है, ठीक है, ये गौतम बुद्ध नगर जिले का एक छोटा भाग है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो नोएडा है, नोएडा कोई इसका अर्थ नहीं है, नोएडा का मतलब है न्यू, ओ का मतलब है ओखला, आई का मतलब है इंडस्ट्रियल, डी का मतलब है डेवलपमेंट, और ए का मतलब है अथॉरिटी। ये इसका शॉर्ट फॉर्म, इस चीज का आप शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हो, दैट इज नोएडा, ठीक है, ओके, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है, जो कहां से होकर गुजरता है, वो होकर गुजरता है मिर्जापुर से, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है यूपी का, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है ये, ओके, ठीक है। बहुत से किताबों में आपको ये मिलेगा, प्रयागराज मिलेगा, ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज या नैनी लिखा हुआ रहेगा, नैनी, या तो नैनी या प्रयागराज, राइट। बट कमीशन ने इसे मिर्जापुर माना है ऑफिशियली, तो आपको मिर्जापुर ही मार्क करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ओके। इसका आंसर क्या है, मतलब आपको वो बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है यूपी का जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, राइट, ओके। इसका आंसर है बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर इसका आंसर है, ओके। बुलंदशहर ये बीच में रह जाता है बेसिकली, और ये एक लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है जो हरियाणा को टच नहीं करता है। और जो टच करता है वो भी आप मार्क कर लीजिए, सुन लीजिए क्या क्या है। पहला है सहारनपुर, सहारनपुर हरियाणा को टच करता है। दूसरा है शामली, तीसरा है बागपत, और चौथा है गौतम बुद्ध नगर, जिसे आप नोएडा कहते हो, बट हालांकि है नहीं, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, राइट। इसके अलावा है पांचवा अलीगढ़, मैंने आपको मैप दिया हुआ है, आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। और छठा है मथुरा,
ये चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है ना। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, राइट। उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो दिल्ली है, कुल मिलाकर ये 9 राज्यों को, ठीक है, 9 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। 8 राज्य उसमें होंगे और एक केंद्र शासित प्रदेश। ओके, उत्तर में किसको, अगर आप इसको बायफर्केट करो उत्तर दक्षिण के तरीके से, तो नॉर्थ में ये है उत्तर। यहाँ पे आपको क्या क्या देखने मिलेगा, किस कौन कौन सी राज्यों से सीमा छूता है? पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और पश्चिम में ये है पश्चिम में किसके साथ? हरियाणा, ठीक है, दिल्ली और राजस्थान। और दक्षिण में किसके साथ सीमा साझा करता है? तो वो है एमपी, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये आप यहाँ से ये है पश्चिम, यानी कि वेस्ट, ठीक है, ये वेस्ट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या है। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। और दक्षिण में सबसे लंबी जो सीमा है ये दक्षिण में साझा करता है, ठीक है, किससे? मध्य प्रदेश से, एमपी और छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और सबसे लंबी जो सीमा है ये एमपी के साथ साझा करता है। और पूर्व की बात करें, यानी कि ईस्ट की बात करें, तो यहाँ पे है झारखंड और बिहार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि किस दिशा में कौन सी सीमा साझा करता है, कितने राज्यों के साथ में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो इसका सही नाम क्या है? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, ठीक है। इनमें से, राइट, इनमें से जो ऑप्शंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, ऑलराइट। और ये भी ध्यान दीजिए कि 1902 में अंग्रेजों ने जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था, इसका जो नाम पहले था उसको बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध किया था, ठीक है। ये जो नाम है ये अंग्रेजों ने कब दिया था? ये 1902 में दिया था। यूपी का नाम आगरा, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। और 1921 में जो राजधानी है वो इलाहाबाद से शिफ्ट होकर वो लखनऊ कर दी गई थी, ठीक है, वो भी आंशिक तौर पर। और 1935 में, ठीक है, आप मान लिख लीजिए कि आंशिक तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? 1921 में लखनऊ थी। और इसे पूर्ण राजधानी का दर्जा 1935 में दिया, ठीक है, पूर्ण रूप से राजधानी का दर्जा लखनऊ को 1935 में मिला। आगे बढ़ते हैं। 19वां जो क्वेश्चन है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है, ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आधिकारिक कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, वो क्या है? इसका सही आंसर क्या है? हिंदी, है ना। आपकी सारी आधिकारिक जो पत्राचार होता है वो सब हिंदी में होता है। ओके, हिंदी उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा है, राइट, जो कि 1947 से ही देवनागरी लिपि में इसे लिखा जाता है। ओके, और 26 जनवरी 1968 से, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अगर पूछा गया तो ऐसा बनेगा, ठीक है। ओके, 1968 में, ठीक है, सभी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। हिंदी क्या होगी? अनिवार्य होगी। हालांकि 1947 से हिंदी यूज होता था हर एक ऑफिस में, ठीक है, बट ये अनिवार्य नहीं था। अगर अनिवार्य वाला क्वेश्चन बनता है तो वो है आपको मार्क करना है 1968 में, 1968 में। और दूसरी राजभाषा क्या है यूपी की? तो वो है हमारा उर्दू। उर्दू है इसकी सेकंड लैंग्वेज, राइट। ओके, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और इसे कब बनाया गया? तो 1989 में। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए उर्दू को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी, तो वो क्या है? इसका आंसर ये है हमारा वाराणसी। वाराणसी हॉट टॉपिक है, मैंने आपको बताया, इस वजह से मैं आपको बार बार करा रहा हूँ, ठीक है। वाराणसी को और भी क्या कहते हैं? काशी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं, ठीक है। और ये
यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक भी से कहते हैं, यूनेस्को द्वारा से कहा गया है सिटी ऑफ म्यूजिक, सिटी ऑफ म्यूजिक, यूनेस्को द्वारा ये नाम दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यूनेस्को, ओके। और ये दुनिया के प्राचीनतम जीवित शहरों में से एक है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये PYQ से ही लिया गया कहीं ना कहीं। हालांकि मैंने सिर्फ इसे कॉपी पेस्ट किया है उस फाइल से, इस वजह से आपको इस फॉर्मेट में दिख रहा है, और इसमें आपको समझाना भी आसान होता है ताकि मुझे एक स्पेस भी मिल जाएगा। क्लियर है? ओके। तो इसका आंसर क्या है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? राइट, ठीक है, तो वो आंसर हमारा क्या है? बस्ती, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन सा छूता है, आपको वो याद रखना है। पीलीभीत, पीलीभीत छूता है, राइट। इसके अलावा लखीमपुर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है, और लखीमपुर यूपी का सबसे बड़ा जिला भी आपको पता है। इसके अलावा बहराइच छूता है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये सारे जिले अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को छूते हैं। ये नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड किया है, बट यहां पे भी आपको मैं बता दे रहा हूं, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ये याद रखना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या है? ठीक है, संत रविदास नगर, ठीक है, यानी कि जिसको आप भदोही भी कहते थे, ठीक है, संत रविदास नगर। ये इन विकल्पों के आधार पर, ठीक है, ऐसा नहीं कि सबसे छोटा जिला है, बट इन विकल्पों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे जो ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया, इस वजह से क्वेश्चन में लेके आया हूं, ठीक है, ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि यूपी का एक्चुअली में सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे छोटा जिला क्या है यूपी का? ये क्वेश्चन क्यों लाया हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन ही इसी तरीके से पूछा गया था इन ऑप्शंस के साथ में, ठीक है, ओके। इसका आंसर क्या है? हापुड़, है ना, सबसे छोटा ये जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। तो भदोही, भदोही क्योंकि इस ऑप्शन में भदोही दिया गया था, संत रविदास नगर दिया गया था, इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट होगा। हापुड़ के बाद क्या आता है? हापुड़ से बड़ा क्या रहेगा अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो? हापुड़ के बाद गाजियाबाद, ठीक है, इज इट, ठीक है। उसके बाद आपको कम से कम ये 3 क्रम याद रखना पड़ेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन, ये बुंदेलखंड के बारे में है, ये आपको जाना बहुत जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, बुंदेलखंड वाला रीजन, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? वो कौन सा है? वो है हमारा महोबा। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप ये समझिए कि बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड रीजन हमें पता तो होता है, हम सुनते हैं बहुत बार बुंदेलखंड, बट अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कौन कौन से जिले बुंदेलखंड में शामिल हैं, तो आप ये कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। पहला है झांसी, झांसी, दूसरा है जालौन, तीसरा है ललितपुर, चौथा है चित्रकूट, है ना, चित्रकूट, पांचवा क्या है? पांचवा है हमीरपुर, ठीक है, छठा इज बांदा, ठीक है, और सातवां है हमारा महोबा। ये जिले क्या है? ये बुंदेलखंड रीजन के, बुंदेलखंड क्षेत्र के ये जिले शामिल हैं, ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन रहा उन पीवाईक्यू से लिया गया था, ठीक है, इन पीवाईक्यू से लिया गया था ये क्वेश्चन, ये मैंने आपको कवर करा लिया है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, ठीक है, वो जो मैंने आपके हमारे नोट्स के मैंने सेकंड थर्ड जिसमें चैप्टर में रखा हुआ है, वो है उत्तर प्रदेश की जो कुछ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 2025 में जो कुछ न्यू डेवलपमेंट हुए थे, जो करंट रिलेटेड चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो जो सबसे पहला है, ठीक है, वो टॉपिक था हमारा सेमी कंडक्टर पॉलिसी। ध्यान से सुनिएगा, सेमी कंडक्टर पॉलिसी, सेमी कंडक्टर नीति, राइट, 2024 का। ये क्या है ये समझिए। आजकल आपको पता रहेगा कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज में, वो मोबाइल फोन हो, कार हो, लैपटॉप हो, हर सब में चिप लगा रहता है, ठीक है। तो इंडिया चाहता है कि ये जो चिप है ये हम चाइना और ताइवान से मंगाते हैं, ठीक है। हम कहाँ से मंगाते हैं? चाइना और ताइवान से हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसे चाइना और ताइवान से ना मंगाकर हम इसे भारत में ही बनाएं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लान है, ओके। और यूपी गवर्नमेंट इस चीज को बहुत ही सीरियसली लेता है। वो चाहता है कि ये जो चिप है वो यूपी में ही बने, भारत में, ठीक है। यूपी की सरकार चाहती है कि पॉलिसी, इसलिए यूपी की सरकार चाहती है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो यूपी में अपनी फैक्ट्री लगाएं, ठीक है। और सरकार उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, उनकी मदद करेगी, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेगी? सब्सिडी, ठीक है, ओके। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो ये हमारा पॉलिसी है, ठीक है, इसमें एक खास बात है, वो है टॉप अप सब्सिडी नाम का। टॉप अप सब्सिडी, सॉरी मैं थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। टॉप अप सब्सिडी, ठीक है। ये समझिए क्या होता है। देखिए, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये क्या बोल रहा है कि आप किसी भी चिप फैक्ट्री को, कोई भी चिप फैक्ट्री अगर ये लगाई जा रही है, ठीक है, तो उसको सेटअप करने के लिए जो केंद्र सरकार है वो 50% कॉस्ट वो खुद देगा। जितना भी खर्चा लगेगा 50% खर्चा वो खुद देगा, ठीक है। और इसी के साथ टॉपअप हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि केंद्र सरकार आपको जितना भी सब्सिडी देगा उसका 50% मैं भी दूंगा, है ना। तो इस तरीके से इनको आप ऐसा मानिए कि अगर 100 रुपया लागत लग रहा है तो 100 रुपए का 50% कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, ठीक है। यानी क्या कि 100 में कितना दे रही है? 50 रुपए दे रही है। अब यूपी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई इसका 50, केंद्र सरकार जितना टॉपअप दे रही है, जितना सब्सिडी दे रही है, उसका 50% मैं दूंगा। मतलब कि 50 का 50% कितना होगा? 25 रुपया। तो टोटल जो कॉस्ट लग रहा है, अगर 100 रुपया लग रहा है तो उसमें से 75 रुपया तो सरकार ही उनको मदद कर रही है। इसे कहते हैं टॉपअप सब्सिडी मॉडल, ठीक है, ग्रेट। तो यानी कि कंपनी को सिर्फ 25 रुपया ही लगाना है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे इनको 200 एकड़ जो लैंड है, ठीक है, 200 एकड़ की जो लैंड है वो उनको क्या क्या की जाएगी? सिर्फ 75% उस पर डिस्काउंट उनको मिलेगा, ठीक है। 10 साल तक उनके जो बिजली है, बिजली पे जो ड्यूटी लगती है, जो टैक्स लगता है, वो टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा, राइट। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज में बिजली पे भी टैक्स लगता है, 10 साल तक उनको नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा उनको स्टैंप ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, है ना, स्टैंप ड्यूटी फ्री है, राइट। और अगले 5 साल तक, हर साल 1 करोड़ रुपए तक का, ठीक है, जो लोन है उसमें जो 5% है, 5% जो इंटरेस्ट है वो सरकार खुद देगी। अगले 1 साल तक जो लोन भरा जाएगा, ठीक है, मान लीजिए लोन है 100 करोड़ रुपए, ठीक है, मान लीजिए हर साल लोन उनको 100 करोड़ भरना है, तो उसमें से 5 उनका ईएमआई भरना, ब्याज भरना है, तो 5 करोड़, ठीक है, वो सरकार देगी खुद। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट, इस टॉपिक के बारे में। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसके लिए जो नोडल एजेंसी है, ठीक है, जो एक एजेंसी बनाई गई है, उसका नाम क्या है? इन्वेस्ट यूपी। इन्वेस्ट यूपी नाम की संस्था इस चीज को मैनेज करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड इसमें मैंने टॉपिक डाला हुआ है, देखिए मुझे लगा कि ये न्यू टॉपिक है, ये डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है, आपको समझाना जरूरी है, इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। करंट रिलेटेड टॉपिक सही है। दूसरा संबंधित है SCR से। ये क्या होता है? स्टेट कैपिटल रीजन। स्टेट कैपिटल रीजन,
ये क्या है? स्टेट कैपिटल रीजन। ये क्या समझते हैं? देखिए, जैसे दिल्ली हमारा है, दिल्ली हमारी राजधानी थी नई दिल्ली, तो नई दिल्ली पे और पूरे दिल्ली इलाके पे जो प्रेशर है, जो आबादी है, वो बहुत बढ़ रहा था। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हमारे कैपिटल नई दिल्ली के आसपास के जो इलाके थे, ठीक है, उनको मिलाकर एक एनसीआर बनाया गया था, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, राइट। और उसी तर्ज पर जो हमारी राजधानी लखनऊ है यूपी की, ठीक है, यूपी पे आबादी का प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, राइट। इसलिए हमारी राजधानी लखनऊ के आसपास के कुछ जिलों को मिलाकर एक एससीआर बनाया जा रहा है, स्टेट कैपिटल रीजन, राइट, स्टेट कैपिटल रीजन। इसका जिसका हेडक्वार्टर खुद लखनऊ में रहेगा, और इसके जो चेयरमैन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके जो चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन क्यों? क्योंकि इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है। जो एससीआर बनाना है, कितने जिले शामिल होंगे, कौन से जिले शामिल होंगे, कब इसकी प्लानिंग करनी है, ये सारी प्लानिंग वगैरह करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई, एक अथॉरिटी बनाई गई है, एक आधिकारिक निकाय बनाया गया है। उस निकाय का नाम क्या है? यूपी SCRDA, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये एक अथॉरिटी बनाई गई है, और इस अथॉरिटी का जो चेयरमैन है वो खुद होंगे सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी, और इसके जो वाइस चेयरमैन होंगे, ठीक है, वो कौन होंगे? वो हमारे चीफ सेक्रेटरी, यानी कि मुख्य सचिव, इसके वाइस चेयरमैन होंगे, उपाध्यक्ष, ठीक है। इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, 6 जिले। वो 6 जिले क्या है? पहला है लखनऊ, खुद बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लखनऊ, ठीक है, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई एंड सीतापुर, और सीतापुर, ठीक है। ये सारे जिले शामिल हैं इसमें, काफी इंपॉर्टेंट है। नोट्स में मैंने आपको सब कुछ दिया हुआ लिखित रूप में, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, आपको बस समझा रहा हूँ मैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? महाकुंभ के बारे में, है ना, महाकुंभ, राइट। महाकुंभ मेला 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। इसके बारे में आप सब जानते ही हैं, जो मोटा मोटा फैक्ट है ये मैं आपको बता देता हूं। ओके, इसका फैक्ट क्या है कि यहां पे इसको डिजिटल कुंभ बनाया गया था इस बार। ये था डिजिटल कुंभ, इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे एआई कैमरा लगाए गए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरास लगाए गए थे, और इसके अलावा चैट बॉट लगाए गए थे। ये क्या होता है चैट बॉट? यानी क्या कि आप इनसे चैट कर सकते हो, आप इससे बात कर सकते हो रास्तों के बारे में, कि किस कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा कुंभ के लिए कैसे पहुंचना है, यानी कि आपको समझने में, पूरा स्ट्रक्चर समझने में ये चैटबॉट और एआई हेल्प करता है। इसको ग्रीन कुंभ भी बोला गया था, नाम दिया गया था ग्रीन कुंभ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक फ्री था, प्लास्टिक फ्री था इस बार, यानी क्या फ्री का मतलब कि प्लास्टिक रहित ये क्षेत्र था, ठीक है। और बायो टॉयलेट का यूज किया गया था, एक तो प्लास्टिक रहित की वजह से, दूसरा बायो टॉयलेट, है ना, यानी कहीं आपको गंदगी देखने नहीं मिलेगी, जगह जगह पर वहां पे क्या लगाए गए थे? पोर्टेबल टॉयलेट लगाए गए थे। इस वजह से इसको ग्रीन कुंभ भी कहा गया था, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा देखिए, यूपी इसके अलावा इसको यूपी को एक अवार्ड भी मिला था। क्यों अवार्ड मिला था? क्योंकि यहाँ पे एआई सर्विलेंस किया गया था, यानी क्या कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एआई सिस्टम लगाया गया था। इसमें क्या होगा? इसमें क्या, एक कैमरा इंस्टॉल होगा, कैमरे में जब बहुत ज्यादा भीड़ दिखेगी जिन क्षेत्र में, जिन एरिया में, ठीक है, ऑटोमेटिक वो कैमरा पुलिस को अलर्ट कर देगा कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है, ठीक है। और इसी सिस्टम के लिए इसे इसे अवार्ड भी दिया गया था, राइट। हालांकि कितना हद तक ये लाइक कारगर था ये आप खुद जानते हो, राइट, बट फिर भी ये हुआ था। और ये एक बहुत बड़ी बात भी है, ठीक है। इस तरीके की सिस्टम इतने बड़े क्राउड को मैनेज करने के लिए, भीड़ को मैनेज करने के लिए लगाया जाना, ठीक है, और इसको मैनेज करना ये बहुत बड़ी बात होती है। ओके, और जो चैटबॉट था इसे आप कहते हो कुंभ सहायक चैटबॉट। और ये जो क्षेत्र था, ठीक है, ये जो मेला क्षेत्र था, ये 4000 एकड़ में फैला हुआ था, राइट। और ये पिछले बार से काफी बड़ा था। जो अगला है वो है डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड, डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड, है ना, डिजिटल ईटी गवर्नेंस अवार्ड, बेसिकली ईटी,
ईटी डिजिटेक इसको बोलते हैं। ये क्या था? देखो, डिजिटल गवर्नेंस क्या होता है? जब सरकार टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों की मदद करती है तो हम उसे डिजिटल गवर्नेंस कहते हैं। और यूपी को इसमें नेशनल लेवल पर 5 अवार्ड मिले थे, जिसमें 2 गोल्ड अवार्ड्स हैं, ठीक है, वो एक हेल्थ कैटेगरी में। हेल्थ कैटेगरी में क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड अवार्ड मिले हेल्थ कैटेगरी में, ठीक है, हेल्थ कैटेगरी में। इसका जो विनर था वो था हमीरपुर जिला, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, राइट। क्यों मिला था? प्रोजेक्ट जागृति के लिए, प्रोजेक्ट जागृति। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के कैंडिडेट के लिए, एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमीरपुर जिला है, ठीक है, इसे टीबी मुक्त बनाया गया था, टीबी मुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन 100% गारंटीड आएगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ओके। और जो दूसरा अवार्ड था, इसे दिया गया था पब्लिक सेफ्टी को लेकर, यानी क्या कि प्रयागराज स्मार्ट सिटी और यूपी पुलिस को दिया गया था, किसमें? कुंभ मेला में सर्विलियंस के लिए, निगरानी के लिए, कि कुंभ मेला में निगरानी के लिए यूपी पुलिस ने यहाँ पे एआई कैमरा लगाए हुए थे, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में काफ़ी हेल्प मिली थी। इस वजह से इसको भी अवार्ड दिया गया था, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला है टाइगर कंजर्वेशन के बारे में, जो कि रानीपुर हमारा है। 5वां क्या है? टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन, है ना। जो हमारा रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जो चित्रकूट रानीपुर, जो चित्रकूट जिले में है ना। ये ये चौथा टाइगर रिजर्व है यूपी का। तो बाकी तीन कौन कौन से हैं? दुधवा है, पीलीभीत है, अमरगढ़ है, उसके बाद चौथा है हमारा रानीपुर, राइट। ओके, यहाँ पे एक कॉरिडोर भी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है, ये हमारे मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उससे ही कनेक्टेड होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो टाइगर्स है, ये घूमते फिरते यहाँ पे घुस जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरे टाइगर्स को खतरा हो जाता है, ठीक है। इसी को मैनेज करने के लिए टाइगर रिजर्व भी टाइगर क्या बनाया गया? कॉरिडोर भी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, जो 6th टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वो है एक्सप्रेस वे पे। एक्सप्रेस वे, कि यूपी को एक्सप्रेस प्रदेश भी बोला गया है, एक्सप्रेस वे प्रदेश। क्यों? ठीक है, क्योंकि यूपी में अभी हाल ही के दिनों में हाईवेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, एक्सप्रेस वे बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और उनमें सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो है गंगा एक्सप्रेस वे का, जो यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट भी है, राइट, जिसकी लंबाई है टोटल 594 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है ना, जो कि ईस्ट से वेस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम, यूपी के पूर्व से पश्चिम पहुंचने के लिए सिर्फ आपको 6 घंटे लगेंगे, अब ओनली 6 आवर्स इस एक्सप्रेस वे से, ओके। और ये डिफेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता रहेगा कि लगभग 3.5 किलोमीटर का जो रोड है इतना बेहतरीन बनाया गया था, ठीक है, जहाँ पे हमारे सुखोई और मिराज विमान एयरफोर्स के ये उतारे गए थे, लैंड हुए थे, राइट, ठीक है, ओके। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का पूरा सेशन। इस सेशन में मैंने पूरा का पूरा यूनिट 1 कवर किया, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है, और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी मैंने कवर किए हैं जो कि 2026 के हमारे इस किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशली HU के एग्जाम के लिए आने वाले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। देखिए, आई नो, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा लेट में चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, बट बहुत मैं फिलहाल बिजी चल रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको टाइम से चीज़ें मैं अवेल नहीं करा पा रहा हूँ। बट मुझे कुछ 2-3 दिन का समय और दीजिए, जिसके बाद ये ट्रैक पे चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।